कहानी की शुरुआत फ्यूचर समय से होती है, जहाँ पे हम डेंटे 1 नाम के एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं, जो कि हमेशा डेंटे नाम के ही एक बर्निंग प्लैनेट के चक्कर काट रहा था। स्पेस स्टेशन दरअसल एक तरह का प्रिजन होता है, जहाँ पे काफी खतरनाक लोगों को कैद किया गया था। एक दिन हम स्पेस स्टेशन पर एक कैदी को लाते हुए देखते हैं, जो कि बेहोशी के हालत में था और उसका शरीर पूरा फ्रोज था। अब इस प्रिजनर पर प्रोसेस किया जाता है और उसके शरीर को नॉर्मल जैसा बनाकर उसे कैद कर दिया जाता है। जब उसे होश आता है तब उसके ऊपर वापस से इलाज किया जाता है, ताकि उसका शरीर इतने महीनों से जमे रहने के बाद के ट्रॉमा से ठीक हो सके। मगर इन सब में उस कैदी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। प्रोसेस के बाद उसे उसके जेल में डाला जाता है और कैदी के कपड़े दिए जाते हैं। वही दूसरी जगह हम एलिसा नाम के थेरेपिस्ट को देखते हैं, जो काफी समय के क्रायो स्लीप से जग जाती है। वो भी इस कैदी के साथ इसी जेल में आई हुई थी। जिसके बाद एलिसा जाकर शेरॉन नाम के डिटेंशन सेंटर के चीफ से मिलती है, जहाँ पे शेरॉन एलिसा को स्पेस स्टेशन पर उसे कैसे काम करना है ये सारी चीजें बताता है। इसके बाद एलिसा स्टाफ में से परसिफनी नाम के एक वर्कर से बात करने लगती है और बातों बातों में एलिसा इस स्पेस स्टेशन का मजाक बनाने लगती है, जो सुनकर परसिफनी को काफी गुस्सा आता है और उसे वो काफी सुनाती है। आगे फिर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जहाँ पे तुम्हें इस नरक में डाला गया है। लेकिन एलिसा बताती है कि मैं रिसर्च करने के इरादे से ही यहाँ पे अपने मर्जी से आई हूँ। मैं यहाँ के कैदियों पर नए इलाज करना चाहती हूँ। वही दूसरी तरफ हम नए आए हुए कैदी को देखते हैं, जो रास्पुटिन नाम के एक कैदी से जाकर मिलता है। लेकिन जब रास्पुटिन इस नए कैदी के हाथ पर एक टैटू को देखता है, जहाँ पे माइकोला नाम की एक एंजल डेविल को मारते हुए दिखाया गया था, जो देखकर रास्पुटिन को ऐसा लगता है कि ये कैदी ईश्वर ने ही भेजा गया एक एंजल है, जो इन सबको इस प्रिजन से बाहर निकालेगा। और इसीलिए रास्पुटिन इस कैदी को सेंट जॉर्ज नाम से बुलाने लगता है और सभी लोग भी उसे जॉर्ज बुलाने लगते हैं। खैर, अब जॉर्ज की मुलाकात सीजर नाम के एक दूसरे कैदी से होती है, जो कि एक बुली होता है, जो फिर जॉर्ज को प्रिजन के दूसरे कैदियों से मिलाने डाइनिंग हॉल लेकर जाता है। यहाँ पे हम मोलैक और लाइजर नाम के 2 कैदियों को देखते हैं, जो जॉर्ज को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम हमारी बातें मानोगे तो हम तुम्हें चैन से रहने देंगे। लेकिन जॉर्ज अपने दिमाग की हालत के कारण अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। दूसरी ओर हम एलिसा और परसिफनी को देखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन रूम में होती है, जहाँ पे परसिफनी ने एलिसा से कहती है कि यहाँ पे हम सारे कैदियों पर नजर रखते हैं और उनकी बातचीत भी सुनते हैं, ताकि हम हर एक कैदी को समझ सके। फिर वो बोडा नाम के एक कैदी के बारे में उसे बताती और कहती है कि बोडा की दिमागी हालत थोड़ी खराब है। उसे लगता था कि उसके आसपास के लोग जिंदगी में बहुत ही परेशान हैं और उस परेशानी से मिटाने के लिए ही बोडा ने उन सब की जान ली थी, ताकि वे लोग मुक्त हो, और इसीलिए उसे जेल में डाला गया है। जिसके बाद परसिफनी एलिसा से पूछती है कि तुम्हारे साथ लाया गया वो कैदी कौन है। तभी एलिसा कहती है कि हमें वो एक जली हुई स्पेसशिप में मिला था। उस स्पेसशिप में आखिरकार क्या हुआ ये हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन इस कैदी के ऊपर पूरे खून के धब्बे लगे हुए थे। वही दूसरी जगह हम कैदियों को देखते हैं, जहाँ पे जॉर्ज वापस अपने सेल में आता है। लेकिन तभी उसके सेल में बोडा आता है और वो जॉर्ज की खराब हालत देखकर उसे भी मारने का सोचता है और उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ पे सेजर और बाकी कैदी आकर उसे रोक लेते हैं। लेकिन बोडा की इस हालत के कारण सारे कैदी उसे मारने ही जाने वाले थे, लेकिन तभी बोडा सेल से भाग जाता है और सारे कैदी उसे मारने के लिए भाग जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली थी, इसीलिए परसिफनी और एलिसा, जो कि ऑब्जर्वेशन रूम में होते हैं, वो एक गैस छोड़ते हैं, जिसके कारण सारे कैदी बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पे एलिसा कहती है कि हमें बोडा के ऊपर एक नया ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन परसिफनी उसे मना करती है, क्योंकि उसे सही नहीं लग रहा था कि इंसानों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट हो। लेकिन तभी चीफ शेरॉन आकर एलिसा को इजाजत दे देता है, जिसके बाद गार्ड्स आकर बेहोश पड़े बोडा को लैब में लेकर आते हैं और एलिसा बोडा को एक खास तरह का इंजेक्शन लगाती है, जिसमें छोटे छोटे नैनाइट्स पार्टिकल होते हैं, जो कि बोडा के शरीर में जाकर उसके डीएनए के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे बोडा के दिमाग और उसके गुस्से को ठीक करने में मदद मिलेगी। जिसके बाद उसे उसके सेल में छोड़ा जाता है। अब धीरे धीरे सारे कैदियों को होश आता है। वही बोडा के ऊपर इस इंजेक्शन का काफी बुरा असर पड़ने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। अब जॉर्ज उसकी हालत को देख लेता है और उसके शरीर पर हाथ रख लेता है, जिसके कारण अचानक से बोडा का सारा दर्द खत्म हो जाता है। वो पूरी तरीके से ठीक होता है और हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि जॉर्ज के पास एक खास तरह की हीलिंग पावर थी। अब बोडा को जब होश आता है तब वो जॉर्ज को उसके मदद के लिए थैंक यू कहता है।
वही पर्सिफनी को देखते हैं जो एलिसा के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि उसे लोगों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, लेकिन एलिसा उसे बताती है कि इन सारे कैदियों ने बहुत ही बुरे अपराध किए हैं, लोगों को बेरहमी से मारा है, लेकिन इन्हें फिर भी जिंदा रखा जा रहा है सिर्फ एक ही शर्त पर। इन्हें ऑलरेडी बताया गया था कि जेल में इनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। वही दूसरी जगह हम अटिला नाम के एक दूसरे कैदी को देखते हैं जो कि एक कंप्यूटर टेक्नीशियन होता है, जिसे समझ आ गया था कि एलिसा कुछ एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट कर रही है इन कैदियों पर, और वो किसी तरह कंप्यूटर को हैक करके एलिसा के फाइल्स को चेक करता है, जहाँ फिर सारे फाइल्स पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि अगर एलिसा चाहे तो इन सारे कैदियों को मार भी सकती है और इनके ऊपर काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर सकती है। ये देख अलीटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वही दूसरी तरफ सेजर अब बाकी कैदियों के साथ बॉर्डा से मिलने आता है, जहाँ पे वो लोग बॉर्डा से कहते हैं कि तुम्हारा अपने इमोशंस पर जरा भी काबू नहीं रहता और इसीलिए तुम हम सबके लिए खतरा बन चुके हो। लेकिन बॉर्डा कहता है कि जॉर्ज ने मेरी काफी मदद की है और इसीलिए जो कुछ पहले हुआ वो वापस नहीं होगा। लेकिन सीजर को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और इसीलिए वो अपने असिस्टेंट मोलक को बोडा को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे रास्पुटिन आ जाता है और वो बोडा को बचाने के लिए मोलक के हाथ से चाकू लेने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब में मोलक को ही वो चाकू लग जाता है और खून आने लगता है। लेकिन तभी जॉर्ज सामने आता है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके मोलक के घाव को ठीक कर देता है। ये सब कुछ देखकर सीजर बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसी दरमियान ऑब्जर्वेशन रूम से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और तभी वापस से गैस छोड़ी जाती है जिसमें सभी बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर SR और BR नाम के 2 रिसर्चर आते हैं ताकि वो मोलक को लैब लेके जा सके, लेकिन उसके गले के घाव बिल्कुल भी ठीक हो गए थे। ये देखकर वो हैरान होते हैं। जिसके बाद जाने से पहले वो फिर सीजर के शरीर में नाइनाइट्स का इंजेक्शन लगा देते हैं। थोड़े समय के बाद सीजर को होश आता है, पर अब वो जॉर्ज की पावर को देखकर काफी डरा हुआ था और वो अपने लोगों को जॉर्ज को मारने का ऑर्डर देता है। इसके बाद मोलक और उसका दोस्त दोनों भी जॉर्ज को मारने के लिए उसके सेल के बाहर आते हैं, लेकिन जॉर्ज की रक्षा करने के लिए रास्पुटिन सेल के बाहर पहले से खड़ा था। जिसके बाद वे दोनों भी रास्पुटिन के ऊपर हमला करते हैं। इन सब में जॉर्ज को भी काफी लगता है और उसकी वहीं पर मौत होती है, लेकिन जॉर्ज ने मोलक की जान बचाई थी और इसीलिए मोलक जॉर्ज की लाश को लेकर ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर आ जाता है ताकि उसका इलाज हो। अब इतनी सारी गड़बड़ के कारण वापस से गैस छोड़ी जाती है, इसके कारण सभी बेहोश हो जाते हैं। वही इसके बाद जॉर्ज की लाश को ये लोग डायग्नोसिस करने के लिए लैब में लाया जाता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि जॉर्ज के घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं, जो देखकर सभी काफी हैरान होते हैं और इसीलिए एलिसा फिर जॉर्ज के ऊपर रिसर्च करने का फैसला करती है ताकि पता चले कि ये क्या पावर है। वही पर्सिफनी के जाने के बाद एलिसा जॉर्ज के शरीर में भी वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉर्ज को होश आता है और वो एलिसा को रोकने लगता है। जिसके बाद वो एलिसा को एज ए शील्ड की तरह यूज करके प्रिजन के बाहर तक पहुंच जाता है और वापस अपने सेल में आता है जहाँ पे बाकी कैदी भी थे। पर इसी बीच में जॉर्ज की नजर सीजर पर जाती है, जिसे नैनीटाइड्स के कारण बहुत ही दर्द हो रहा था। अब यहाँ पे जॉर्ज सीजर की मदद करने के लिए उसके दिमाग से सारे नैनाइट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे पहले जॉर्ज का दर्द खत्म होने लगता है, लेकिन उसके बाद उसका दर्द अचानक से काफी बढ़ने लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है। अब इसी बीच में वहाँ पे एक अलार्म बजने लगता है और तभी कॉमन रूम में अलीटा आता है, जो सबसे कहता है कि अलार्म मेरे कारण बजा है, जल्दी हम सबकी मौत होने वाली है। ये कहकर वो खुद को अपने सेल में बंद कर लेता है। सारे कैदियों को गुस्सा आता है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तभी वे लोग उसकी लाश देखते हैं। ये देख कैदियों को समझ नहीं आता कि उन्हें अब क्या करना है, इसीलिए सभी लोग क्रू के साथ बात करने का फैसला करते हैं और ये लोग शेरॉन से मिलते हैं, जहाँ पे शेरॉन इन सब कैदियों को बताता है कि अलीटा ने स्पेस स्टेशन को उसके ऑर्बिट से बाहर कर दिया है, जिसके कारण हम जल्द ही डांटे इस ग्रह से टकराने वाले हैं और हमें बचने के लिए कैसे भी बैकअप रिएक्टर को चालू करना होगा। अब ये सुनकर सभी कैदी शेरॉन की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद शेरॉन अपने ही कलीग को लेकर प्रिजन चेम्बर में आता है, जहाँ पे ये लोग हैच को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एलिसा प्रिजन चेम्बर में गैस छोड़ देती है, जिसके कारण सभी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लेजर ने अपनी सांसें रोक ली थी, जिससे वो होश में रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेजर जाकर एलिसा को पकड़ लेता है। दरअसल वो स्पेस शटल में बैठकर अकेले यहाँ से भागना चाहती थी, पर क्योंकि अब लेजर को इसके प्लान के बारे में पता चल चुका था, तो वो भी एलिसा के साथ जबरदस्ती स्पेस शटल में चढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ कॉमन एरिया में जॉर्ज को सबसे पहले होश आता है, जो फिर जाकर पर्सिफनी को जगाता है। जिसके बाद एक
एक एक करके बाकी सभी लोगों को होश आता है। अब यहाँ पे कुछ देर के बाद इन्हें हैच मिल जाता है, पर जैसे ही ये लोग हैच को खोलते हैं इन्हें पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्म पानी है। अब बैकअप रिएक्टर तक पहुँचने के लिए इन्हें कैसे भी इस पानी को पार करना था। अब ये लोग सीजर को आगे करते हैं और आसपास की कुछ चीजों से ये लोग काफी मजबूत सा सूट बनाते हैं, जिसके बाद सीजर नीचे पानी में जाने लगता है। लेकिन पानी का तापमान बहुत ही ज्यादा था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जलने लगता है और इसी के चलते उसे वापस आना पड़ता है। अब इनके पास कोई भी ऑप्शन बचा नहीं था, सभी लोग मरने वाले थे। लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि जॉर्ज के पास ऐसी कुछ पावर्स है जिससे वो लोगों को हील कर सकता है, और इसीलिए ये लोग जॉर्ज को बाहर स्पेस में भेजने का सोचते हैं ताकि वो स्टेशन को बचा सके। जिसके बाद जॉर्ज को एक स्पेस सूट पहनाया जाता है और उसे बाहर स्पेस में भेजा जाता है। अब जैसे जैसे जॉर्ज डेंटे 1 के करीब आने लगता है, हम देखते हैं जॉर्ज का शरीर उस प्लैनेट डेंटे ये प्लैनेट जो जल रहा था उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। उसके पूरे शरीर में बदलाव होने लगते हैं और देखते ही देखते प्लैनेट की सारी एनर्जी जॉर्ज अब्सॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं वो प्लैनेट अब पूरा पृथ्वी जैसे दिखने लगा था। जॉर्ज सबको बताता है कि अब ये लोग इस प्लैनेट पे लैंड हो सकते हैं, लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं जॉर्ज के शरीर से भी काफी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसका पूरा शरीर डिसइंटीग्रेट होकर स्पेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बाकी के कैदी बच जाते हैं। मूवी आखिरी में हम पर्सिफनी द्वारा एक नरेशन सुनते हैं। वो बताती है कि कैसे सेंट जॉर्ज ये जो आर्कएंजल है उसने अपनी डेस्टिनी पूरी की थी एक ड्रैगन को मारकर। वैसे ही आज इस जॉर्ज ने इन सब को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस किया था और उस प्लैनेट की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था। जॉर्ज ये कोई साधारण इंसान नहीं था जिसने पूरे प्लैनेट की एनर्जी को अपने में समा लिया था और इसी के चलते डेंटे ये प्लैनेट जो कि पहले पूरा जल रहा था वो अब रहने लायक प्लैनेट बना था। तो इन सारे एनर्जी के कारण जॉर्ज की बॉडी भी डिसइंटीग्रेट होकर ये सारी एनर्जी स्पेस में समा जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। काफी फिलोसॉफिकल एंडिंग थी इसकी। ये एक फ्रेंच मूवी है जिसका नाम है डेंटे 01। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।